नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय कुमार यादव। आज हम बात करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, इसके मेजर पॉइंट्स के बारे में और इस पर क्या क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, इस पर क्या विवाद हैं, उनके बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इसके बारे में स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या बनाया गया है, किस किस स्टेज में पढ़ाई कराई जाएगी और क्या उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा में क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति चर्चा में क्यों है? इसका रीज़न यह है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। और जो नई शिक्षा नीति अभी आई है ये लगभग 34 साल बाद आई है। जो कि पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इसके पहले आई थी वो 1986 में आई थी, उसकी जगह ये नई शिक्षा नीति लेगी। तो इतने दिनों बाद हमारी शिक्षा में कोई बदलाव, शिक्षा नीतियों में बदलाव किया गया है, पूरे फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। ये बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए आज से 4 साल पहले करीब 2017 में ही 2 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से जो प्रमुख समिति थी उसके प्रमुख जो थे वो इसरो के डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे। उनकी अध्यक्षता में उस समिति को गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 के आसपास राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा प्रस्तुत किया गवर्नमेंट के पास कि ये फॉर्मेट होना चाहिए और इस चीज़ को हमें लागू करना चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर देश की जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा विभाग में या शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे। भारत की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, सही करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार 6% किया गया है। भारत की पुरानी दोनों शिक्षा नीतियों में भी, पहले की शिक्षा नीतियों में भी जीडीपी का 6% ही रखा गया था इन्वेस्ट करने के लिए। बट हमारी बदकिस्मती कही है या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही है कि आज तक 4.3 के लगभग आसपास ही शिक्षा विभाग में या शिक्षा नीतियों पे खर्च किया गया। उससे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट खर्च कर ही नहीं पाई या करना नहीं चाहा, जो भी बातें हैं। तो कैबिनेट द्वारा आपने सुना होगा अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD बोलते हैं, उसका नाम बदल कर फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। पहले भी इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री ही था, बाद में फिर से इसको चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब से MHRD को हटा दिया गया है, उसकी जगह एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ले ली है। काम वही रहेगा, सिर्फ नाम को बदल दिया गया है, कुछ फॉर्मेट और चीज़ों को चेंज किया गया है। और आप जानते हैं भारत दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें लगभग 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और हायर शिक्षा के कॉलेजेस को मिला के, और 14 लाख के आसपास स्कूल्स हैं हमारे, और लगभग 33 करोड़ या उससे ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हैं। ये एक रफ आइडिया है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता हर 5 सालों में समीक्षा की जाएगी उसकी। कि स्कूली शिक्षा का मतलब है 10+2 तक का जो फॉर्मेट है, उसमें जो शिक्षा होगी उसमें हर 5 साल में उसका आकलन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो पढ़ाने के लायक हैं कि क्या है, उन पे भी। अब पहले ऐसा कुछ होता नहीं था कि टीचर्स पे भी कोई एग्ज़ाम उनसे लिया जाए या उनका कोई एनालिसिस किया जाए कि टीचर्स उस लायक हैं कि नहीं, या उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं आ रही है। तो अब आगे से ऐसा किया जाएगा इस शिक्षा नीति के तहत। अभी तक यही कहा गया है, अगली शिक्षा नीति में हर 5 वर्षों में उसका आकलन किया जाएगा। स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस, स्टूडेंट पे उसका क्या असर हो रहा है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या उनका परफॉर्मेंस है, उसके लिए कोई एग्ज़ाम या जो भी जिस तरह से भी गवर्नमेंट करे। और सबसे बड़ी बात, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे 10+2 के एग्ज़ाम पे, जो अभी तक नंबरों का बहुत बड़ा दबाव होता है स्टूडेंट के ऊपर होता था, उसको हटा दिया गया है। प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एग्ज़ाम होंगे उसी तरह से, बट थ्योरी पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है, जो वो कर रहा है, जिस सब्जेक्ट से वो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। उस पर उसको ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मेरिट का उस पर दबाव नहीं होगा। तो इससे बच्चे का तनाव कम होगा, एंजाइटी का खतरा कम होगा बच्चों में, जो आजकल 10+2 या 10th के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों का। तो ये एक अच्छी चीज़ है। स्कूली पाठ्यक्रम में 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना को लागू किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 10+2 को हटा दिया गया है, 10+2 है, बट वो 10+2 को 4 साल का एक फॉर्मेट बना दिया गया है, जिसमें 9th से लेकर 12th तक को रखा गया है। और जो हायर एजुकेशन के कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस में एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो बहुत दिनों से काम कर रही है, लेकिन अब उसको और प्रभावशाली बना दिया गया है। NTA द्वारा एक ऑप्शनल एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करेगा उसकी जो रैंकिंग होगी, उसकी रैंक के हिसाब से, उनके नंबर्स के हिसाब से अलग अलग कॉलेजेस में
या अलग अलग ब्रांच में उनका एडमिशन होगा और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक मानक होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और उसी एक एग्ज़ाम से सबका एडमिशन होगा। अभी तक क्या रहा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी जो भी हैं वो अपने हिसाब से एक एग्ज़ाम कराती हैं अपना, उसमें एक मोटी रकम वो वसूलती हैं बच्चे से एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पे। बच्चे का पैसे का खर्च अलग होता है, स्टूडेंट्स उसके लिए अलग से पढ़ाई करता है, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज के लिए अलग अलग उसको पढ़ना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बच्चे को राहत मिलेगी, स्टूडेंट्स को इससे राहत मिलेगी, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालांकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो विश्वविद्यालय या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसा करें ही, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो उस पर राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है। केंद्र सरकार के कानून को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है। लेकिन अभी तक जो रहा है, केंद्र सरकार ने जैसे भी कानून बनाए हैं शिक्षा नीति को लेकर, हर राज्य सरकार ने लगभग उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो हम बात कर रहे थे 10+2 के फॉर्मेट को हटा के एक नया 5+3+3+4 का फॉर्मेट लाया गया है। वो जो हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था, जो हमारा पहले से हमारी जो शिक्षा नीति थी उसमें जो चीज़ें थी वो क्लासेस अभी भी इम्प्लीमेंट होंगी, वो सब वही रहेगा, बस उसके फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो हमारा पहला फॉर्मेट होगा उसको हम फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानेंगे, जो 5 साल का होगा, जिसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। यानी कि बच्चे को कुछ भी थ्योरी के नाम पे उससे एग्ज़ाम लेके या उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना, उस पर प्रेशर बनाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको प्लेइंग स्कूल की तरह, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में आज कई दिनों से हो रहा है, वो फॉर्मेट गवर्नमेंट में भी अपनाया जाएगा कि प्ले स्कूल के प्लेइंग खेल खेल में उसको सिखाना, स्कूल जाना सिखाना, उसकी प्लेइंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, ताकि उसका मानसिक विकास हो सके बच्चे का, ना कि उस पर मार्क्स का नंबर का प्रेशर हो। तो इसमें जो होगा, इसमें 2 तरह का होगा। फाउंडेशन स्टेज को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली जो कैटेगरी है उसमें 3 साल से लेकर 6 साल के एज तक के बच्चे को 3 साल के आसपास का जो एज होगी जब बच्चे की, उस बच्चे का एडमिशन करा दिया जाएगा फाउंडेशन स्टेज में। अब उसका जो 3 साल है वो 3 साल उसको प्ले स्कूल, LKG, UKG जो हमारे प्राइवेट स्कूल में पहले से चल रहा है, उसी चीज़ को गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करेगी, उसी फॉर्मेट में लगभग काम करेगी। बट उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा मार्क्स का या पढ़ने का, उसको अलग से पढ़ के उसके नंबर्स आने हैं, उसके एग्ज़ाम होने, रिटर्न, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्ले पे, उसके प्लेइंग स्कूल पे उसके मानसिक और शारीरिक विकास पे ध्यान दिया जाएगा, इसलिए उसका कोई पेपर और इन सब चीज़ें नहीं होंगी। इसके बाद जो 2 साल का पीरियड होगा, जो दूसरी कैटेगरी है फाउंडेशन स्टेज की, उसमें क्लास 1 और क्लास 2 होगा। इसमें भी हम सेम चीज़ें होंगी, पेपर नहीं लेना है, मल्टी लेवल प्लेइंग स्कूल होगा, बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाई जाएगी, उसको करके सिखाना, उसके मानसिक तरीके से वो सीखे, ना कि उसके ऊपर कोई नंबर्स और रटने का प्रेशर हो, नंबर का प्रेशर हो, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ना ही उसका एग्ज़ाम होगा। और ये जो स्टेज है, इस स्टेज में भी बच्चा 6 से लेकर 8 साल तक, यानी कि 2 साल बच्चा इसमें पढ़ेगा। इसी तरह जो हमारा अगला स्टेज है वो है क्लास 6 से लेकर 8 तक, एज 11 साल से लेकर 14 साल की एज तक के जो बच्चे होंगे उन्हें उसमें एडमिशन दिया जाएगा। और इसे मिडिल स्टेज कहा गया है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा जो हमारे पहले चलती थी, अभी तक चलती आ रही थी, उसी माध्यमिक शिक्षा को हम मिडिल स्टेज का नाम दे रखे हैं। इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। इसमें मैथमेटिक्स, आर्ट्स या सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होंगे उसमें एक्सपेरिमेंट करके सिखाना, बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू, डिजिटल क्लास के थ्रू इस तरह से सिखाया जाएगा कि उन पर कोई बर्डन ना पड़े, उन पर। और यहाँ पे भी अंकों का बहुत बड़ा प्रेशर नहीं होगा। आपको ध्यान रहे कि पूरे 10+2 तक के जो एजुकेशन है उसमें अंकों का बहुत बड़ा दबाव नहीं होगा स्टूडेंट्स के ऊपर। बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा, आगे वो बताएंगे आपको, लेकिन उस पर कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं होगा कि बच्चा मेरिट बना के लाए। वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगा, बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है मिडिल स्टेज में कि बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पर्यावरण के सब्जेक्ट हो गए, इन्वायरमेंट हो गया और सोशल सब्जेक्ट्स हो गए, सही गलत में फ़र्क हो गया, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएंगी ताकि उसका मानसिक विकास हो सके। सीखने के साथ साथ वो मानसिक रूप से भी विकसित हो। और इस नई शिक्षा नीति में जो अगला स्टेज है वो 4 साल का है, जिसमें 9 से 12 तक का जो पहले का फॉर्मेट था 9 to 10, उसके बाद 11 to 12, तो बच्चों को ये छूट थी 11th और 12th में भी अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज़ करता था। लेकिन अब उस चीज़ को चेंज करके ऐसा कर दिया गया है, स्टूडेंट 9 से ही अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। वो कोई सब्जेक्ट छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। अगर उसको मैथ नहीं पढ़नी है, मैथ में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो मैथ नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो चाहे तो साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है। मैथ में वो जनरल मैथ लेके पढ़ ले, लेकिन वो एडवांस मैथ नहीं पढ़ना चाहता तो नहीं पढ़ेगा। बायोलॉजी के सब्जेक्ट लेके भी वो जनरल मैथ पढ़ सकता है। और
बच्चा मैथमेटिक्स या साइंस के स्ट्रीम में होकर अगर उसको इंटरेस्ट है, वो किसी दूसरे स्ट्रीम का लेना चाहता है, कोई सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, तो उसको भी वो पढ़ सकता है। उसमें भी कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनको वो लेके पढ़ाई कर सकता है, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी बोलते हैं, जो कि आगे हायर एजुकेशन में होती थी। उस चीज़ को यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 9 से 12 तक के स्टूडेंट को ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकें, और बोर्ड एग्ज़ाम हूबहू जैसे पहले होते थे वो अभी भी होंगे, और साल में 2 बार होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे, और दोनों बार में से जिस बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे का नंबर ज़्यादा होगा उसको वो प्रेफर कर सकता है कि ये मेरा स्कोर है, ताकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो कि एक एग्ज़ाम मेरा ख़राब चला गया तो दूसरे एग्ज़ाम में मैं नहीं दे सकता। इसका प्रेशर ले, एंजाइटी में जाए बच्चा, तो इससे बचाने के लिए और प्रेशर कम करने के लिए 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। दोनों में से जिसका नंबर ज़्यादा होगा उस बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर को बच्चा अपने मार्कशीट में प्रेफर कर सकता है कि ये मेरा मार्क्स है। तो ये फॉर्मेट है जो 5+3+3+4 का फॉर्मेट है, जिसको नया फॉर्मेट लाया गया है नई शिक्षा नीति में। वही जो मैंने आपको पीछे बताया ग्राफ के थ्रू, वही उसी के बारे में है कि फाउंडेशन स्टेज में पहले 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, उसकी प्री स्कूलिंग आंगनबाड़ी में होगी। आंगनबाड़ी में जो शिक्षिकाएं या जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा होगी। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ेगा, कक्षा 1 और 2 में, क्योंकि जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें भी 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। 3 साल तक आंगनबाड़ी और इसमें पढ़ेगा, फिर कक्षा 1 और 2 में जाके बच्चा पढ़ेगा। तो इन 5 सालों की पढ़ाई में एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इनमें 3 से 8 साल तक के आयु के बच्चे, एज ग्रुप के बच्चे कवर होंगे, उन बच्चों को उसमें पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है प्रोप्रेटरी स्टेज, जिसको अभी आपने पीछे देखा। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इसके दौरान प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक के उम्र के बच्चों को इनमें कवर किया जाएगा। और NEP, और सबसे खास बात, NEP 2020 के तहत कक्षा 5 की जो शिक्षा है, कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होगी वो स्थानीय लोकल लैंग्वेज में कराई जाएगी, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चे को होता क्या है कि हम उसे हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, अगर वो तमिल बैकग्राउंड का है या किसी और नॉर्थ इंडिया में कहीं ऐसी जगह का, राजस्थान का है, उसको राजस्थानी आती है, गुजराती है कोई बच्चा, उसे पढ़ाते हैं अगर आप हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, तो वो उसके लिए नया होता है, वो उसको नहीं जानता। जब तक वो लैंग्वेज सीखता है उससे पहले उसकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तो वो समझ नहीं पाता है। तो इसलिए इसको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, लोकल लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ये नीति आगे कक्षा 8 के आगे भी लागू करी जाएगी, उसके लिए सुझाव दिया गया है, उसके लिए बाध्य नहीं दिया गया है। लेकिन इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि कक्षा 5 तक की जो पढ़ाई होगी वो बच्चे के लोकल लैंग्वेज में, वहाँ जहाँ का बच्चा है, जहाँ का उसका रहन सहन है, जो लैंग्वेज है वहाँ की लोकल लैंग्वेज, उस लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाए। हालांकि इसका लोगों द्वारा बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि बच्चे को अगर शुरू से आप इंग्लिश और इस तरह की चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे तो आगे चल के वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉब्लम होनी है, उसको इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ का क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं सही भी है। और इसके बाद आती है मिडिल स्टेज, जो माध्यमिक शिक्षा होती है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, और 11 से 14 साल के उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षा में विषय आधारित पढ़ाया जाएगा, यानी कि अगर बच्चा चाहे तो अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, और साथ में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन कराई जाएगी। सबसे खास बात, कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे होंगे उन्हें स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा कि वो कक्षा 6 और 8 में ही वो कुछ सीख जाए, ऐसा जिसमें उनका रुझान हो, जिधर जो वो करना चाहते हों, जो वो बेहतर कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को लेके वो आगे पढ़ सकते हैं, उस चीज़ को वो सीख सकते हैं। इसके बाद हमारी सेकेंडरी स्टेज आती है, जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। विषय चुनने की आज़ादी होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप का, कि आप अगर साइंस के किसी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं तो आप आर्ट्स के भी 1-2 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं अगर आपको उनमें कोई इंटरेस्ट है तो। ये तो रहा 10+2 तक के फॉर्मेट की बात। इसके बाद हमारी उच्च शिक्षा जो है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उच्च शिक्षा के जो बदलाव किए गए हैं, तो NEP के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, जो अभी तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहा है, वो लगभग 26.3% रहा है वर्ष 2018 तक। इसे अब बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है कि जो बच्चे 10+2 तक पढ़ते हैं उसके बाद वो बच्चे 26% ही हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो उच्च शिक्षा में जा रहे हैं। बाकी के बच्चे ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, वो 50% उसका लक्ष्य रखा जाएगा कि जो 10+2 करके बच्चा जा रहा है उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और सुविधा दी जाए कि वो 50% बच्चा कम से कम एटलीस्ट वो हायर एजुकेशन में जाए, ग्रेजुएशन करे, PG करे। हायर एजुकेशन में लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की सीटों को जोड़ा जाएगा। और NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण जो सुधार किया गया है वो ये किया गया है, 3 या 4 वर्ष के स्नातक के कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों में, अगर छात्र को कोई प्रॉब्लम है, कभी किसी को फैमिली की
प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और कोई बीमार हो गया, अगर वो 1 साल में अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, जैसे उसने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में उसने छोड़ दिया, वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसको एक अलग सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल में उसको एडवांस डिप्लोमा का मिलेगा, 3 साल का करता है तो डिग्री मिलेगी, 4 साल के बाद शोध के साथ स्नातक मिलेगा, जिसके बाद वो MA जो होता है, मास्टर डिग्री जो होती है, वो 1 साल में पूरी कर सकता है, क्योंकि उसने शोध का एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है पहले से ही, तो इसलिए उसके लिए वो आसान हो जाएगा। ये उसी का ग्राफ है विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। इसमें अगर बच्चा 1 साल के लिए पढ़ाई करता है, हायर एजुकेशन में 4 ईयर का कोर्स है, उसको 4 ईयर पढ़ना था, अगर वो किसी कारण से 1 साल में छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर वो 2 साल तक पढ़ लेता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल तक पढ़ता है तो बैचलर डिग्री, और अगर वो 4 साल पूरा करता है तो उसको बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च और शोध के साथ मिलेगा, ताकि वो मास्टर डिग्री करने जाए तो उस सब्जेक्ट से, तो उसको बस 1 साल में ही वो मास्टर डिग्री कर सकता है। इन्हीं कारणों से अगर कोई छोड़ देता है तो 4 साल बाद 10 साल बाद भी वो आके उसको पूरा भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद उन्होंने छोड़ दिया तो 4 साल बाद 8 साल बाद कभी वो आते हैं उसको पूरा करना चाहते हैं तो उनको तीसरे साल में एडमिशन नहीं मिलेगा या 3rd ईयर में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर उनको एडमिशन मिलेगा, वो अपने आगे की पढ़ाई वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान जो होंगे, जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होंगे, उनके लिए एक अलग से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट और कॉलेज के बच्चों का उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। और नई शिक्षा नीति के तहत सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है हायर एजुकेशन में, उसमें MPhil को हटा दिया गया है। अभी तक ये रहा है कि अगर आपको PhD करनी है तो आपको ग्रेजुएशन करना है। हायर एजुकेशन में आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल का लगभग ग्रेजुएशन होता है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन हमारे यहाँ रहा है अभी तक, 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, फिर आपको 2 साल के लिए मास्टर डिग्री करनी होती थी। इसके बाद मास्टर डिग्री और PhD के बीच में आपको एक और डिग्री करनी होती थी जिसको MPhil बोलते थे। वो 2 साल जो बच्चा करता था उसका कोई बहुत खास इम्पैक्ट नहीं होता था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो अब आप मास्टर डिग्री के बाद सीधे आप इनरोल हो सकते हैं PhD में, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपको ग्रेजुएशन के टाइम में ही 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर दिया जाएगा और चौथे साल ही आपको 1 साल का शोध वहीं पे करा दिया जाएगा कि आप मास्टर डिग्री के लिए प्रिपेयर हो गए। अब 1 साल में आपको मास्टर डिग्री प्लस शोध वहाँ पे भी आपको करना है, तो आपको लगभग प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आप PhD में सीधे इनरोल हो सकें। आपको MPhil करके टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। भारत की उच्च शिक्षा में और भी कई बदलाव किए गए हैं। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर बाकी जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं, उनको एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ला दिया जाएगा जो भारत सरकार का होगा, जिसे भारत उच्च शिक्षा आयोग कहा जाएगा। हायर एजुकेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया HECI का गठन कर दिया जाएगा। HCI के कार्यों को प्रभावी और पारदर्शिता पूर्ण बनाने के लिए 4 और संस्थानों का निर्धारण कर दिया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। इन चारों में जो पहला होगा उसको विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद बोला जाएगा, जिसका नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। इसका काम होगा, नियामक का मतलब होता है किसी चीज़ को कार्यान्वित करना। तो जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम होंगे, उससे रिलेटेड जो भी नियम कानून होंगे, उन हर चीज़ को रेगुलेट करने का काम, उनको रेगुलेशन का काम ये करेगा NHERC करेगा। और इसके बाद एक मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC बनाया जाएगा। एक स्टैंडर्ड बनाएगा कि किस स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस परसेंटेज या किस मार्क्स का बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो जो मानक तय होंगे उनको ये बनाएगा। अगली जो संस्था बनाई जाएगी वो फंडिंग के लिए बनाई जाएगी, वित्त पोषण के लिए बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन HEGC। इसका काम होगा फंडिंग प्रोवाइड करना कि किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज के लिए क्या फंड करना है, कितना फंड करना है, शिक्षा में क्या इन्वेस्ट करना है हायर एजुकेशन में, उसके लिए इसको बनाया जाएगा। और इन सब के प्रत्यापन के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल बनाई जाएगी। NAC पहले से ही कार्य कर रही है, उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। NAC बनाया जाएगा। NAC का काम ये होगा कि जो एक्रीडिटेशन देना है, जिन कॉलेजेस को मान्यता देनी है या जो भी उनका क्राइटेरिया तय करना है, वो काम NAC करेगा। और एक बड़ा बदलाव किया जाएगा, देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की, जिसको शॉर्ट में MERU बोला जाएगा। इसका काम क्या होगा कि अभी तक जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये काम शुरू भी कर दिया है, कुछ IITs, हमारी 1-2 IIT हैं ऐसा जो कर भी रही हैं। स्टूडेंट IIT से हायर एजुकेशन कर रहा है इंजीनियरिंग में,
लेकिन अगर वो चाहे तो वो आर्ट्स के भी कोई एक दो सब्जेक्ट जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, जो उसे ठीक लगे, उसे ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी लेना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि सिविल की ब्रांच से कोई एमटेक कर रहा है या बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अगर उसको डैम बनाना है, अगर वो एक डैम बनाता है तो उसको इन्वायरमेंट साइंस की भी जानकारी होनी चाहिए, ज्योग्राफी का भी जानकारी होना चाहिए कि उस एक पर्टिकुलर एरिया में जहां हम डैम बनाने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वहाँ की इकोलॉजी पे, वहाँ के इन्वायरमेंट पे, वहाँ के लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर उसे ये नहीं पता है तो वो वहाँ जाके डैम तो बना देगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा हमारा लॉस हो जाता है। तो इन चीज़ों को सही करने के लिए ये अच्छा है। तो ये था भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक ब्रीफ इंट्रो, जिसको हमने जितना हो सका, जितना हमने कोशिश की कि जितना हो सके आपको हर चीज़ को बताया जाए इस लेक्चर में, क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये करीब 300 पेज के आसपास के एक फॉर्मेट में इसको बनाया गया है, तो ये इतना आसान नहीं है इसको इतने में डिस्क्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके स्टडी IQ अकेडमी, द वे ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ये भी कमेंट करें कि नई शिक्षा नीति में क्या सुधार हो सकते हैं, क्या कमियां हैं, या जो भी आपको लगता है कि ये होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।